हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 का पार्ट 1 करने वाले हैं, जो है हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड आवर अर्थ। तो आज की क्लास में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है पृथ्वी के आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में भी हम भूप्रपटी क्या होती है, मेटल क्या होता है, कोर क्या होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे खनिज सेल्स के बारे में। खनिज सेल्स में हम आग्नेय चट्टान, अंतर्वेदी चट्टान, बाह्यवेदी चट्टान को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आगे और देखेंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं और अवसादी सेल्स, यानी कि अवसादी चट्टान, कायांतरित सेल, और उसके बाद पढ़ेंगे हम सेल चक्र, और फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और लास्ट में हम इस पार्ट की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। तो पहले पढ़ते हैं हम भूप्रपटी क्या है। भूप्रपटी, जिसे इंग्लिश में क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है, क्रिस्ट बोला जाता है। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, यह किन पदार्थों की बनी हुई है? ऐसी कल्पना आपके मन में कभी आई हैं? अगर नहीं आई हैं तो चलिए हम बताते हैं आज की इस क्लास में कि आप हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, पहले नंबर पर आता है भूप्रपटी, क्रिस्ट। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी के ऊपर एक संकेंद्रित परतों की बनी हुई है। एक प्याज की भांति हमारी पृथ्वी भी एक के ऊपर एक परत करके कई संकेंद्रीय परतों की बनी हुई है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूप्रपटी कहा जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं इस फिगर में, हमारी जो पृथ्वी है इससे कई सारी परतों की बनी है, जैसे ये इनर, आउटर, मेटल और क्रस्ट। तो सबसे ऊपर वाली जो कठोर सख्त परत होती है उसे भूप्रपटी कहा जाता है। यह ठोस पृथ्वी का बाहरी भाग होता है और यह सबसे पतली होती है। इसकी जो मोटाई होती है वो सबसे कम होती है। इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है, यानी महाद्वीपों और महासागरों के नीचे इसकी मोटाई अलग अलग होती है। महासागरों में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं महाद्वीपों में देखें इसकी मोटाई तो 30 से 35 किलोमीटर तक हो सकती है। और जहाँ भी पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं वहाँ पर तो इसकी मोटाई 100 किलोमीटर तक हो सकती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पृथ्वी का बिल्कुल बाहरी आवरण जो है, इसको भूप्रपटी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारी भूप्रपटी है ऊपर वाली। तो ये हमारा जल वाला भाग है। तो जल वाले भाग में इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर तक हो सकती है। और यहाँ पर ये जो पर्वतीय भाग है, यहाँ पर तो इसकी ऊंचाई 70 से 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है, इसकी मोटाई भूप्रपटी की। तो औसतन हम कहें तो इसकी मोटाई 30 से 35 किलोमीटर हो सकती है, जिसे हम भूप्रपटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिना की बनी है, इसीलिए इसे हम सियाल कहते हैं। जबकि महासागरों में इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इस कारण से इसे हम सीमा कहते हैं। यहाँ पर इस फिगर में देखेंगे तो ये ऊपर वाली जो लेयर है ये भूप्रपटी है, जिसकी मोटाई 0 से 100 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके नीचे जो आता है उसे हम मेटल कहते हैं, यानी कि भूप्रपटी के नीचे भाग जो आता है उसे मेटल कहते हैं। यह भूप्रपटी के नीचे वाला भाग होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। आयतन की दृष्टि से यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% और द्रव्यमान का 68% भाग है।
यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत होती है जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद आता है क्रोड यानी कि कोर। कोर यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो कोर है। इसका विस्तार जो है 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 या 78 तक होता है, अर्थात पृथ्वी के केंद्र तक होता है। यह जो परत है निकेल और फेरिस की बनी होती है, इसीलिए इसको निफेक कहा जाता है। केंद्रीय कोर का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है खनिज और सेल। खनिज और सेल क्या होते हैं? पृथ्वी की भूप्रपटी जो अभी हमने पीछे पढ़ी वो अनेक सेलों की बनी होती है। पृथ्वी की भूप्रपटी वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक खनिज की किसी भी पिंड को सेल कहते हैं। यानी जितनी भी भूप्रपटी है उसके जितने भी प्राकृतिक पिंड्स हैं, टुकड़े हैं, उन सभी को हम सेल कहते हैं। ये सेल विभिन्न रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं। ये सेल जो हैं कई प्रकार के हो सकते हैं, उनका रंग अलग अलग हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स को, मैंने कई तरह की सेल्स यहाँ पर दिखाई हैं। सेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय सेल होती हैं, अवसादी सेल होती हैं और कायांतरित सेल होती हैं। तो ये मोस्ट 3 प्रकार से सेल्स को डिवाइड किया जाता है। अब एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे। चलिए, पहला है आग्नेय सेल। आग्नेय सेल क्या होती हैं? ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान द्रवित मैग्मा ऊपर आकर जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। यहाँ पर आप एक ज्वालामुखी प्रक्रिया को देख रहे होंगे। पृथ्वी के नीचे वाले भाग में, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वहाँ से ये मैग्मा निकलकर बाहर आ रहा है। जब ये मैग्मा बाहर आएगा निकलकर तो लावा में बदल जाएगा और ये लावा धीरे धीरे यहीं पर क्या होता चला जाएगा, जमता चला जाएगा और जमने के बाद एक कठोर सख्त परत बना लेगा। इसको ही हम कहते हैं आग्नेय सेल यानी कि इग्नियस रॉक्स। तो आग्नेय सेल ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनती हैं। इन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं क्योंकि ये चट्टान सबसे पहले बनती हैं। ये चट्टान रवेदार, परतहीन एवं कठोर होती हैं। इनमें कोई परत नहीं पाई जाती ये जो चट्टानें हैं, और बहुत ही ज़्यादा कठोर सख्त होती हैं। रासायनिक अपक्षय कम होता है, क्यों? जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं उनके द्वारा इसका जो अपघटन है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। जीवाश्म नहीं पाए जाते। हम जानते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है आग के द्वारा हो रही है, तो ऐसे में यहाँ पर कोई भी जीव जंतु पाया जाना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि जीवाश्म पाया ही नहीं जाता। आगे पॉइंट है रूपांतरण और अपसादी शैलों का निर्माण जो है वो आग्नेय शैलों से ही होता है। जब आग्नेय सेल का रूप बदल जाता है तो वो रूपांतरित होकर रूपांतरित चट्टान या अवसादी चट्टान में बदल जाती है। जैसे बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों ऐसी चट्टानें हैं जो आग्नेय होती हैं, लेकिन बाद में समय के साथ ये अपने आप को बदल लेती हैं। जैसे बेसाल्ट नीश में बदल जाता है, ग्रेफाइट संगमरमर में बदल जाता है। इस प्रकार से ये सेल्स बदलती रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है बहिर्वेदी शैल और एक होती है अंतर्वेदी शैल। तो अंतर्वेदी शैल क्या होती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले मैग्मा को लावा कहते हैं। अभी हमने ज्वालामुखी के बारे में पीछे पढ़ा।
तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के समय जो मैग्मा निकलता है वो लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। आप यहाँ देखेंगे तो ये मैग्मा चैम्बर है और यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है और यहाँ से निकल कर होता हुआ ये मैग्मा यहाँ पर आ गया, बिल्कुल बाहर आ गया और ये ठंडा हो गया, निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जो ये मैग्मा है जब सतह पर आता है तो वो बहुत जल्दी ठंडा होता है और ठंडा होकर क्या हो जाता है, ये ठोस हो जाता है। परपटी पर इस प्रकार बने सेल को वाह्यवेदी सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे बेसाल्ट की चट्टानों की होती है। भारत का दक्षिण का पठार जो है बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। अंतर्भेदी आग्नेय शेल, अंतर्भेदी आग्नेय शेल जैसे कभी कभी द्रवित मैग्मा जो होता है वो मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है, गहराई में ही ठंडा हो जाता है। तब इस प्रकार जो सेल बनते हैं उन्हें हम अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। ये मैग्मा चैम्बर है, इसमें मैग्मा भरा हुआ है और यहाँ से ये निकलना शुरू हुआ, लेकिन ये जो मैग्मा था ऊपर तक नहीं निकल पाया और बीच में ही रह गया, जिसके कारण ये यहाँ पर जम गया और एक सेल का निर्माण इसने कर लिया। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। जो ग्रेनाइट हैं वो अंतर्भेदी सेल का उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, आगे है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान क्या होते हैं? सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको हम अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा हो जाता है। तो ये सारे के सारे अवसाद जो हैं हवा और जल के द्वारा बहकर एक स्थान पर एकत्र होते रहते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर सेल में परिवर्तित होने लगते हैं। तो जितने भी अवसाद होते हैं वो हवा जल के द्वारा बहकर एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। इस प्रकार जब जमते चले जाएंगे परत दर परत तो एक सेल बन जाएगी। उसी सेल को हम कहते हैं अवसादी सेल्स। जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, इन सेलों में पौधों और जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवांश भी पाए जाते हैं। जो जानवर कभी इन सेलों के ऊपर रहते थे, अंततः वो जानवर भी इन्हीं सेलों के नीचे दब गए और उनके जीवांश बन गए। यहाँ पर अवसादी सेल का आप ये लाल किला देख सकते हैं जो अवसादी सेल से बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कायांतरित सेल। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। जब आग्नेय सेल हो या फिर अवसादी सेल, जब उन पर उच्च तापमान और दाब डाला जाता है तो वे कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। उन्हें ही हम कायांतरित सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में तथा चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं सेल चक्र। सेल चक्र क्या होता है? एक सेल का दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है, यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण यह आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण
कायांतरित पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नि शैल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, मैग्मा के द्वारा सबसे पहले अग्नि चट्टान बनती हैं और अग्नि चट्टान तापोद्दाब के कारण जब टूटकर छटक जाती हैं तो उनसे अवसादी शैल बनती हैं। अवसादी शैल समय के अनुसार परिवर्तित होकर कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं या कायांतरित शैल से पहले ही वो जब उनके ऊपर अधिक दाब पड़ता है तो वो अवसाद जो थे वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से मैग्मा फिर से निकलता है तो आग्नेय शैल बन जाती हैं। इसी तरह से एक चक्र बन जाता है। इसी चक्र को शैल चक्र कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि शैल चक्र क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं शैल का उपयोग। शैल को कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। ये प्रकृति में पाए जाते हैं। इनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मानव जाति के लिए खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये खनिज हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन के तरह होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिनका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ का उपयोग हम उद्योगों में औषधि बनाने में, उर्वरक में करते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। ये कुछ और धातुएं हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन में कई प्रकार से करते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी रही, लेकिन हमने इस क्लास में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारा ये मैटर काफ़ी आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।